नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं। वो है भाग 10। इसे आप भारत के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। तो चलिए एक बड़े सवाल से ही शुरुआत करते हैं। सोचिए, कोई भी देश अपने सबसे पुराने समुदायों की जो अनोखी संस्कृति है, उनकी पहचान है, उसे बचाते हुए उन्हें पूरे देश के साथ कैसे जोड़ सकता है। ये वाकई एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है और भारतीय संविधान इसी का जवाब देने की कोशिश करता है अपने भाग 10 के जरिए। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके पीछे की वजह यानी क्यों को समझना होगा। मतलब इन खास प्रावधानों का असली मकसद है क्या। तो ये भाग 10 असल में है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये संविधान का वो हिस्सा है जो हमारे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल फ्रेमवर्क, एक खास ढांचा तैयार करता है। इसके पीछे सोच ये है कि भाई हर इलाके की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं, तो सबके लिए एक ही जैसा कानून ठीक नहीं हो सकता। और इसका लक्ष्य, इसका जो मूल मकसद है वो है अनुसूचित जनजातियों की रक्षा करना, उनकी संस्कृति और पहचान को बचाए रखना। ये उनके लिए एक खास प्रशासनिक व्यवस्था बनाता है, एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट सुनिश्चित करता है और सबसे ज़रूरी जनजातीय ज़मीन और लोगों का जो शोषण होता है उसे रोकता है। ये आप कह सकते हैं सामाजिक न्याय के लिए भारत के गहरे कमिटमेंट को दिखाता है। अच्छा, तो भाग 10 के अंदर प्रशासन के दो मुख्य तरीके बताए गए हैं जो हमें अनुच्छेद 444 में मिलते हैं। चलिए पहले वाले को देखते हैं। ये है 5वीं अनुसूची या 5th शेड्यूल। तो ये 5वीं अनुसूची लागू कहाँ होती है? ये भारत के कई राज्यों में फैले हुए अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज पर लागू होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब देखिए, इसका काम करने का तरीका काफी दिलचस्प है। यहाँ जो मेन पावर है वो राज्य के गवर्नर के पास होती है। उनकी एक खास जिम्मेदारी होती है कि वो उस इलाके की शांति और अच्छी गवर्नेंस के लिए नियम बनाएं। हर राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद यानी TAC का होना भी जरूरी है। और हाँ, सबसे खास बात, गवर्नर जनजातीय भूमि के ट्रांसफर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी देखरेख राज्य सरकार के जरिए ही होती है। चलिए अब दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें स्वशासन मतलब ऑटोनॉमी कहीं ज्यादा है, और ये है 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल। ये अनुसूची खासतौर पर भारत के नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों यानी ट्राइबल एरियाज पर लागू होती है। और ये 5वीं अनुसूची से काफी अलग है। ये स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की स्थापना करती है। इन काउंसिल्स को जमीन, जंगल, स्थानीय कानून और पारंपरिक रीति रिवाजों जैसे मामलों पर बहुत ज्यादा अधिकार होते हैं। इतना ही नहीं, इनके पास अपनी न्यायिक और वित्तीय शक्तियां भी होती हैं। ये सही मायनों में जमीनी स्तर पर स्वशासन है, एक बहुत ही हाई लेवल की ऑटोनॉमी। ठीक है, अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है तो चलिए एक सीधी तुलना करते हैं। इससे इनके बीच का जो अंतर है वो एकदम साफ हो जाएगा और ये भी समझ आएगा कि आखिर दो अलग अलग मॉडलों की जरूरत क्यों पड़ी। इन दोनों के बीच जो मूल अंतर है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ है गवर्नर के जरिए सीमित निगरानी और दूसरी तरफ है परिषदों के जरिए बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी या स्वशासन। ये टेबल देखिए, सब कुछ कितना आसान हो जाता है। 5वीं अनुसूची देश के कई राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है, जबकि 6ठी अनुसूची सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में। ऑटोनॉमी यानी स्वशासन की जो शक्ति है वो 5वीं में लिमिटेड है, जबकि 6ठी में बहुत ज्यादा, और शासन करने वाली बॉडी भी अलग है। 5वीं में गवर्नर और TAC हैं, तो 6ठी में बहुत पावरफुल ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं। बस यही इन दोनों व्यवस्थाओं का सार है। अच्छा, तो इन सारे कानूनी ढांचों का, इन अनुसूचियों का असल दुनिया में मतलब क्या है? इन सबसे परे ये भाग 10 इतना मायने क्यों रखता है? चलिए बड़ी तस्वीर को देखते हैं। देखिए, इसका महत्व बहुत गहरा है। ये प्रावधान जनजातीय पहचान और संस्कृति को सहेज कर रखते हैं। ये एक तरह के पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस यानी भागीदारी से शासन को सुनिश्चित करते हैं, जिससे लोकल कम्युनिटीज को अपने विकास में अपनी बात रखने का हक मिलता है। ये जनजातीय जमीन को बाहरी लोगों से बचाता है और ऐसे डेवलपमेंट मॉडल्स को बढ़ावा देता है जो उनकी ज़रूरतों और परंपराओं के हिसाब से हों। और ये जो बात है ना, ये भाग 10 की आत्मा को पकड़ती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातीय समुदाय अपनी खास प्रतिभा और क्षमताओं के अनुसार विकसित हों।
ये सिर्फ प्रशासन या कानून की बात नहीं है, ये सम्मान, पहचान और सशक्तिकरण की बात है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाग 10 एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये राष्ट्रीय एकता को जनजातीय ऑटोनॉमी के साथ जोड़ने का एक अनोखा और बेहद ज़रूरी संवैधानिक प्रयास है। ये इस बात को मानता है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में ही है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज के इस तेज़ी से बदलते और विकसित होते भारत में जनजातीय स्वायत्तता और उनकी संस्कृति के संरक्षण का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।